बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से बताएं आपके हाल चाल कैसे हैं। काम बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है, 3 दिन रह गए एग्ज़ाम में। हम क्या करने लगे हैं, हम क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व करने लगे हैं जिसके हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा अब लेकिन सबसे पहले एक बात मैं आपको बता रही हूँ, ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जी ये जो एंड पे मार्क्स एलोकेशन है, यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम से 13 नंबर का सवाल है और ये जो लेविस वो जो एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर है यहाँ से 23 नंबर के सवाल हैं। तो नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सवाल आपके इतने नंबर के आपका पेपर ऐसे नहीं बनने लगा। ये जस्ट इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स गिवन है कि इस पेपर में जो मॉडल पेपर आपका उन्होंने डिज़ाइन किया है ना, उसमें इन चैप्टर्स में से इतने इतने नंबर के सवाल और ये पार्ट इस चैप्टर से लगा हुआ है। ये आपको बताने के लिए उन्होंने बताया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फेडरल बोर्ड में कोई पेयरिंग स्कीम नहीं होती, ना कल थी ना आज है, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल पेयरिंग स्कीम को लाइक नहीं करती, ठीक है। चलें जी, अब जल्दी हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट कर देते हैं। पहला एमसीक्यू क्या कहता है, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग compound is formed by the reaction of aluminium hydroxide with sulfuric acid। आपको पता है कि बेस और सॉल्ट क्या होता है जी। बेस और आपका जब मिलता है ना ये एसिड, तो आपका एक सॉल्ट बनता है। तो वहाँ पर जो आपका बेस होता है ना, फर्स्ट पार्ट उसका बेस से आता है और लास्ट पार्ट उसका एसिड से आता है, ठीक है। अब ये AlSO4 तो हो गया, लेकिन ये ओके फार्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसलिए SO4 के नीचे 3 आएगा और SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसलिए Al के नीचे 2 आएगा। तो आंसर इज़ Al2SO4 3। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि मार्बल बिल्डिंग्स आर डिसइंटीग्रेटेड बाय एसिड रेन बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड विद एसिड। का रिएक्शन किससे होता है जी? मार्बल क्या होता है? मार्बल होता है लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन इज मार्बल एंड लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो अगेन सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि जी लाइमस्टोन, क्विक लाइम और लाइम वाटर और स्लेट लाइम में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बहुत आसान से लफ्ज़ों में बताने लगी हूँ। जब हम बात करते हैं लाइमस्टोन की, ठीक है, जब हम बात करते हैं लाइमस्टोन की, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं CaCO3 यानी कि मार्बल। और जब हम बात करते हैं क्विक लाइम की, ठीक है, क्विक लाइम की, तो हम कह रहे होते हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है, तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जब हम कहते हैं स्लेट लाइम, तो वो भी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो डिफरेंस क्या हो गया फिर लाइम वाटर और स्लेट लाइम में? बड़े मज़े का डिफरेंस है। डिफरेंस ये है बेटा कि जब हम लाइम वाटर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड वो सोल्यूशन होता है जिसमें आप मज़ीद कोई चीज़ ऐड करें तो वो डिज़ोल्व उसको कर ले, ठीक है। तो लाइम वाटर सैचुरेटेड और स्लेट लाइम सैचुरेटेड नहीं है, ठीक हो गया। इसमें CaOH की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस। ये बहुत आसान सा था, इसको दोबारा बैक करके देख लें अगर समझ नहीं आई, ठीक है। नाउ हम 3 पे मूव करते हैं। डाईपेप्टाइड इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाईपेप्टाइड। आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ठीक है। और आपको पता है 2 अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। डाईपेप्टाइड अमाइनो एसिड्स क्या होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और फिर दूसरा जो आपका कार्बन होता है वो NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप्स होता है। एक साइड पे अमाइन होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो जब आपके 2 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपका क्या बन जाता है? आपका डाईपेप्टाइड बन जाता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी MCQ 4 तो हो गया, जस्ट 4 करना है। वो कह रहा है कि 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन, हमें 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होती हैं फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टॉवर ड्यूरिंग द सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस आपका मेटलर्जी के चैप्टर में है, ठीक है, आप सबने किया होगा। कौन सी 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होती हैं जी? हमारी ये C यानी कि NaHCO3 और NH4Cl, ठीक है। हमारे कार्बोनेटिंग टॉवर सॉल्वे प्रोसेस में ये हमारी 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 5। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 इज ऑक्सालिक एसिड, ठीक है। ऑक्सालिक एसिड हमें हासिल होता है। इन दिस रिएक्शन एसिटिलाइन अंडरगोज, एसिटिलाइन को क्या होता है, ठीक है। एसिटिलाइन को क्या होता है? क्या एसिटिलाइन की रीअरेंजमेंट होती है? नहीं जी, बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट नहीं होती एसिटिलाइन की। सब्सटीट्यूशन होती है? नहीं जी, सब्सटीट्यूशन कैसे हो सकती है? सब्सटीट्यूशन का तो मतलब है कि एक चीज़ की जगह दूसरी आ जाए और उस चीज़ की वो चीज़ वहाँ आ जाए, यानी इसकी जगह ये और इसकी जगह ये सब्सटीट्यूशन होती है।
रिडक्शन नहीं जी, रिडक्शन क्या होती है? जब हम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिडक्शन होती है। यहाँ तो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड ही नहीं कर रहे। आपको पता है कि जब हम एसिटिलीन को ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए पहले हम नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, और एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज रिडक्शन। क्लियर? जब भी हम नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन है, और आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए हमें नेसेंट ऑक्सीजन हासिल करनी है, एक प्रॉपर रिएक्शन है उसके थ्रू। ठीक है, चलें जी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑक्सीडेशन। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत मज़े का क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी है। 6 कहता है कि 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, यानी अनसैचुरेटेड, ठीक है, और रिएक्ट करके सैचुरेटेड कंपाउंड बना रहा है। रिएक्ट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड, हमने प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी हमने रिएक्टेंट का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, रिएक्टेंट है जो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है और फॉर्म कर रहा है, सॉरी, रिएक्टेंट हमारा अनसैचुरेटेड है जो हाइड्रोजन लेके हाइड्रोजिनेशन ऐड, अपनी तरफ हाइड्रोजन ऐड करके हमें सैचुरेटेड दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पहले इन चारों में से देखना है कि कौन सा हमारा सैचुरेटेड है, उनको तो हम काट ही दें। ठीक है, पहला हमारा अल्काइन है, अनसैचुरेटेड है। दूसरा हमारा बी जो है वो अल्कीन है जो कि अनसैचुरेटेड है। सी हमारा अल्केन है जो कि सैचुरेटेड है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने हमसे अनसैचुरेटेड पूछा है। डी हमारा अल्केन है जो कि सैचुरेटेड है, ये हमारा आंसर डी कभी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए या बी। अब चेक करें, अगर ये अल्काइन होती और हम इसमें हाइड्रोजन डालते तो हमें तो फिर दोबारा रिजल्ट ही अनसैचुरेटेड में मिलना था, सैचुरेटेड में तो रिजल्ट नहीं मिलना था, क्योंकि अल्काइन में जब हाइड्रोजन डलती तो अल्कीन बनती, अल्कीन भी अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब ऑप्शन बी रॉन्ग है, तो सॉरी, ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि जी मैंने फॉर्मूले देख के कैसे बता दिया कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो बहुत ही आसान था, पहला वाला जो हमारा है इसे क्लोज कर लें। पहला वाला कहता है कि C3H4, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, CnH2n-2 लगा हुआ है, सही बात है, तो ये तो अल्काइन है। ठीक है, और ये वाला हमारा फार्मूला है CnH2n यानी कि अल्कीन, और ये है CnH2n+2 यानी कि अल्केन, और ये भी CnH2n+2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी अल्केन है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कौन से सैचुरेटेड है और कौन से अनसैचुरेटेड है। नाउ मूव ऑन टू 7 कहता है कि F- यानी कि फ्लोरीट पे नेगेटिव चार्ज है, इज़ अ बेस बिकॉज इट कंटेन्स OH ग्रुप। कहाँ है जी, F में OH ग्रुप नज़र ही नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए रॉन्ग। आयोनाइजेज इन वाटर टू गिव OH ऑइंस, OH नेगेटिव ऑइंस, भाई जब F में OH ऑइंस है ही नहीं तो कहाँ से देगा। फिर वो कहता है कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, भाई उसके तो अपने सर पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं यानी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो उसने कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है। कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये बिल्कुल एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये एक प्रोटॉन यानी कि H+ एक्सेप्ट करेगा, H को हम प्रोटॉन कहते हैं, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये हमने कौन से कॉन्सेप्ट में किया है, ये हमने ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में किया है। ठीक है ना, चलें। नाउ मूव ऑन टू 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या है फॉर्मूला, देखें जी, पहला वाला अल्कोहल है, OH लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है, और बी को चेक कर लेते हैं, पहला अल्कोहल है, दूसरा हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, अच्छा जी, फिर अब सी को चेक कर लेते हैं, सी हमारा एल्डिहाइड है। सी एल्डिहाइड कैसे है, CHO, यानी कि कार्बोनल ग्रुप से एक H अटैच है। ठीक है, CHO, ठीक हो गया। अच्छा, हम इसको COH क्यों नहीं लिखते, COH इसलिए नहीं लिखते कि हमें ना फिर ये देखने में ना अल्कोहल लग सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसको CHO लिखते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड हमारा C ऑप्शन, लेकिन हम डी को भी मैं आपको बता देती हूँ कि डी क्या है। डी को अगर आप गौर से देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, यानी कि C के ऊपर डबल बॉन्ड O है, ये इधर CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कीटोन है। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं, 9 पे आते हैं। द pH ऑफ 10 पे पावर -3 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज़। अब NaOH का एक्वस सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी क्या है, और आपको पता है कि ये एक बेस है NaOH, तो आपको पता है कि माइनस नेगेटिव लॉगरिथम, ये मैं क्या लिख रही हूँ, एक मिनट, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH कॉइन्स। ठीक है, तो आपको पता है माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ और आपको पता है माइनस इंटू, ये इसका आंसर -3 आएगा, तो ऐड करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। और आपको पता है इसके लिए हमें, क्योंकि ये बेस है तो हमें इसको 14 में से माइनस करना पड़ेगा, सो आंसर इज़ 11। ठीक हो गया।
तो वेयर इज़ 11? बी ऑप्शन, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? 10 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? GCO भी फॉसिल फ्यूल से मिलती है, NO2 भी फॉसिल फ्यूल्स, SO2 भी, NOx है, सॉरी ये NO2 नहीं है, NOx और SOx, ठीक है। तो ये CFC, ये आपको पता होगा ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये आपकी फॉसिल फ्यूल की वजह से नहीं है, ये हमारी सिंथेटिक जो हमने ये गैसेस बनाई हुई है ना, जैसे AC वगैरह की है और रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो ये उसकी वजह से इश्यूज़ आते हैं। अच्छा, आप सेकंड लास्ट करते हैं। 11 है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन बिलो द यूनिट ऑफ KC, हमें यूनिट निकालना है KC का। और आपको पता है KC का यूनिट क्या होता है? KC इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? SO3, यानी कि SO3 के ऊपर SO3 2, क्योंकि हमारा ये जो नंबर ऑफ मोल्स होता है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट की पावर की सूरत में लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा आ गया रिएक्टेंट नीचे SO2, उसके ऊपर भी 2, और ये हमारा O2, ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका तो ये है, आप SO3 की जगह मोल डेसीमीटर क्यूब लगाएं, या आप मतलब इस तरह से लिख दें, मगर मैं देखेंगे पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, पावर 2 से कट गई, तो इसका मतलब 1 अपॉन हमारे पास आ गया मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो जब आप इसको इन्वर्स को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा मोल इन्वर्स और डेसीमीटर का क्यूब, ठीक है। मोल इन्वर्स डेसीमीटर का क्यूब। सो वेयर इज़ मोल इन्वर्स डेसीमीटर का क्यूब? ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मोल इन्वर्स डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू 12 कहता है द कॉम्पोजिशन ऑफ मेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटलर्जी ऑफ कॉपर इज। मेट क्या होता है? मेट FeS और Cu2S होता है, ठीक हो गया। ये दिस इज़ बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये आपने मेटलर्जी का चैप्टर किया होगा तो उसमें है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, मेट याद रखना है, स्लैग याद करना है, और आपने जो है वो सारे ये जो इसके हैं ओर्स के नाम याद करने, इसका कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, एक बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, आपने ओर्स पढ़ी हैं आयरन की, एक है हेमाटाइट और एक है मैग्नीटाइट, ठीक है। अब हेमाटाइट जो है वो है Fe2O3, ये तो समझ में आता है क्योंकि आपको पता है कि आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो वो इस पर आए, ऑक्सीजन के 2 वैलेंसी है तो उसके नीचे 2 आ गया आयरन के नीचे। लेकिन आपने ये पढ़ा है Fe3O4 मैग्नीटाइट, ये कैसे आया? ये ना इन्होंने कंबाइन करके लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि जिसमें FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि फेरस ऑक्साइड कह सकते हैं, और फेरिक ऑक्साइड, जब ये दोनों किसी और में पाए जाते हैं तो इनको कंबाइन कर दिया जाता है Fe3O4, ठीक है। ये 3 आयरन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए। इसलिए मैग्नीटाइट में 2 ओर्स होती हैं, यानी कि फेरस ऑक्साइड और फेरक ऑक्साइड, ठीक हो गया। इसलिए ये Fe3O4 है, ठीक है। चलें जी, ये मैंने आपको बतानी थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, ठीक है। तो आगे से ये पेपर देख लें, पेपर आपको नज़र आ जाएगा कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मॉडल पेपर है और इसको भी ज़रूर सॉल्व करके जाएँ, ठीक है। इसमें से आपको डिफरेंट क्वेश्चन बनाने का तरीके समझ में आएंगे। अच्छा, ये एक मॉडल पेपर है, इसके नीचे इन्होंने ना सेक्शन A, ये कोई नया मॉडल पेपर नहीं है, ये इन्होंने जस्ट आपको बताया है कि पहला सवाल जो है सेक्शन A का वो किस MCQ का उन्होंने किस चैप्टर में से लिया और आपसे क्या उन्होंने पूछने की कोशिश की है। ये सारा इसका प्रोजेक्ट वर्क है, यानी इन्होंने सारा आपको असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।